लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज। बीजेपी 400 पार के संदेश के साथ जनता के बीच, कांग्रेस ने दावे पर किया प्रहार। कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन पर हो रही है चर्चा। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा नेताओं से ले रही है फीडबैक। सर्वे के बाद सीईसी में होगा नामों पर विचार। कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से किया किनारा। पार्टी से निष्कासन को बताया उचित। हरीश रावत ने कहा, सहनशीलता की भी होती है एक सीमा। बनबसा बॉर्डर पर एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 25 किलो चरस की बरामद। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 8 फरवरी को बनभूलपुरा में धार्मिक स्थल हटाने को लेकर धार्मिक हिंसा हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। लिहाजा कर्फ्यू क्षेत्र में आवश्यक सामग्री और आवश्यक सेवाओं की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन चरणबद्ध तरीके से कार्य कर रहा है। एक और जहां पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति व्यवस्था कायम करने के साथ ही बीमार लोगों को दवाइयां, दूध और अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई हैं। बनभूलपुरा थाने को भी दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया है। लिहाजा प्रशासन तेजी के साथ जहां दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है, तो वहीं आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में भी पहुंचा रही है। देखिए, अभी जो प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन वहाँ पर दूध, सब्जियाँ, राशन, दवाएं और की आपूर्ति सामान्य की जा रही है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो आपूर्ति विभाग के लोग लगे हैं वो काम कर रहे हैं, मंडी के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको ओपन करा दिया गया है। सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री के लोग तैनात हैं। और जो दंगाई थे जिन्होंने ये बलवा किया है, उपद्रव किया है, उनमें जो चिन्हित लोग किए गए हैं फुटेज के आधार पर, वीडियोज़ के आधार पर, उनको चिन्हित करने का काम, उसमें वैधानिक कार्रवाई करने का काम पुलिस कर रही है। देहरादून में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इमर्जिंग शिफ्ट्स फॉर स्ट्रेटनिंग चाइल्ड राइट्स की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य करेंगी। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने बताया कि 18 राज्य के लोग इस कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं। चेयरपर्सन साहब, पर अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स आ रहे हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी से वक्ता आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, गोवा से एक स्पीकर हैं, एक फ्रीलांस कंसल्टेंट हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कारा पे काम कर रही थी, वो इसमें एक स्पीकर हैं। तो विभिन्न बहुत दूर दराज से हमने बहुत चुन चुन कर स्पीकर्स, इस जो अपने एक्सपर्ट्स हैं इन सब सब्जेक्ट्स के, उनको हमने बुलाया है। और साथ ही में कुछ एनजीओज़ को हमने इनवाइट किया है जो कि नेशनल लेवल पे काम कर। कांग्रेस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस एक सहनशील पार्टी है, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। हरीश रावत ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद भी ऐसा करने के लिए पार्टी को आमंत्रित कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उनके बयान चल रहे हैं, उसे पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। पार्टी ने, कांग्रेस बहुत ही सहनशील पार्टी है, तो सहनशीलता की भी एक सीमा होती है।
और मैं समझता हूँ वो खुद भी स्थिति को आमंत्रित कर रहे थे ऐसा। लगातार करते रहे और कांग्रेस का विरोध लगातार करते रहे, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राम मंदिर का पक्ष लेने में उनका निष्कासन हुआ इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, और पार्टी से कहीं ये नहीं कहा गया था कि राम मंदिर का विरोध होगा, ये होगा। ये जरूर कहा गया था कि रामनवमी का दिन हमारा होता है, जिस दिन रामलला को हम आने की खुशी मनाते हैं, दीपावली में हम उनका अयोध्या आने की खुशी मनाते हैं, और शंकराचार्य जो सबसे बड़े अधिकारी हैं सनातन धर्म के, वो लोग उसको उचित नहीं मान रहे थे, तो उसमें वो स्टैंड था कि हम रामनवमी के दिन जाएंगे और शंकराचार्य जी जब जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन प्रमोद कृष्णन जी बड़े लीडर हैं और हमेशा कांग्रेस का पक्ष रखते रहे, लेकिन इस बीच उनके बयानात जो थे वो लगातार ऐसे थे जिससे पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, और पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वो पार्टी संगठन को डिमोरलाइज कर रहा है या पार्टी के संगठन के लोगों के मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसको पार्टी सहन नहीं करेगी, और ये एक्शन लिया है, ये और लोगों के लिए भी सबक बनेगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्पष्ट किया है कि पार्टी की केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी इस पर अपनी राय देगी। आगामी 16 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। इन सबके विचार को लेकर सर्वे कराकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही पार्टी नामों की घोषणा करेगी। देखिए, उसमें प्रक्रिया है, हम लोगों से राय मशवरा हुआ है, अभी आज भी ये इस वाले में भी ये भी एक है, फिर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की 16 तारीख को बैठक है, फिर ये हाईकमान को चीज़ें जाती हैं, वहाँ भी 2 स्टेप्स हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से जल्दी इसको कर दिया जाएगा। अब मैं मतलब एकदम डेट तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे उम्मीद है कि जल्दी डिक्लेयर इस बार करेगी कांग्रेस। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा विगत 10 तारीख से उत्तराखंड के दौरे पर हैं और सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर रही हैं। जहां रविवार को विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ देर रात तक बैठकों के दौर जारी रहे, तो वहीं सोमवार को अध्यक्षों, विभाग और प्रकोष्ठों के साथ बैठकें शुरू हो चुकी है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है, सभी लोगों से संपर्क करना आवश्यक है, इसलिए इस 2 दिवसीय दौरे पर सभी कार्यकर्ताओं, विधायकगणों, अध्यक्षों आदि से चर्चा जारी है। पार्टी के बारे में, स्थिति पर, उनके एरिया की, आगे चुनाव है, चुनाव के लिए भी वो सबसे बातचीत होती रही। और ये क्योंकि अभी मैंने प्रभार लिया, पहली बार सबसे बातचीत है, तो थोड़ा विस्तार में सबकी बात समझें, देखें और आगे के लिए क्या सब मिलकर रणनीति अपनाएं, इन बातों पर, कुछ बिंदुओं पर विचार हुआ। ये जैसे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हमारे प्रकोष्ठों के हैं, दूसरे सीनियर नेता हैं, तो कोई ये एक दिन में सब हो नहीं सकता। और ये आज फिर मिलेंगे और फिर आ जाएंगे, फिर मिलेंगे, सबसे आराम से बातचीत करेंगे, सब अपनी अपनी बात रखें पार्टी के हित में, सबसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी के साथ दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में जहां बीजेपी मिशन 2024 को लेकर सदस्यता अभियान और सब अब की बार 400 पार के संदेश के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी 2024 के चुनाव जीत के संग्राम को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों के साथ बैठक कर मिशन 2024 को धार देने में जुटी हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भाजपा के 400 पार के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में 75 पार कहने वाली पार्टी 40 पर आकर ही सिमट गई थी। कुमारी शैलजा के इस बयान को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रभारी का उत्तराखंड दौरा चल रहा है, ना कि पार्टी की समीक्षा कम और डर ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका
रुद्रपुर में SC/ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हालदार के रुद्रपुर पहुंचने पर भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग समेत तमाम गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। हालदार रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की जानकारी मिलने पर भारत भूषण चुग समेत वरिष्ठ अधिवक्ता गजेंद्र सिंह संधू, पूर्व मेयर रामपाल सिंह आदि रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने SC/ST आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण हालदार को श्रीमद् भागवत गीता देकर उनका स्वागत किया। हालदार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार SC/ST समाज के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है और पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में SC/ST समाज के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका समाज के लोगों को लाभ मिल रहा है। वो लोग अभी हमारे सम्मानित देश के राष्ट्रीय अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन श्रीमान अरुण हालदार जी, जो कलकत्ता निवासी हैं, वो आज यहाँ पर दौरे पर थे, उधम सिंह नगर दौरे पर थे। पीलीभीत जिले में उन्होंने सभाएं की, सबसे बात की और आज उन्होंने एक बैठक भी ली जिसमें हमारे बंगाली भाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा उन्होंने अधिकारियों को बुलाया, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी थे, उत्तर प्रदेश सरकार के और हमारे उत्तराखंड सरकार से भी हमारे पूर्व जो जिलाधिकारी रहे संत साहब समाज कल्याण देख रहे हैं, वो भी उपस्थित थे। तो उन्होंने कारण पूछा भी क्यों हम लोग अभी अनुसूचित जाति का दर्जा बंगाली समाज को, जो एक गरीब मतलब तबका माना जाता है, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं। तो उसको लेकर आज वो लगातार दौरे पर थे। अभी कुछ दिन पूर्व उनका दिनेशपुर भी आगमन हुआ था, तो वो अभी हमारे बीच में थे। तो आज मुझे उनका स्वागत करने का अपने साथियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जसपुर में गांव चलो अभियान और प्रवासी कार्यक्रम के तहत भाजपा नेता अशोक खन्ना प्रजापति ने शुभारंभ किया। इस दौरान बूथ नंबर 55 पर नरेश कुमार कश्यप के निवास पर प्रवास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर पर सफाई अभियान चलाया गया, तो वहीं नगर क्षेत्र की महिलाओं और छात्रा का सम्मान किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए OBC मोर्चा नगर अध्यक्ष अशोक खन्ना प्रजापति ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते पार्टी के निर्देशानुसार गांव चलो अभियान और प्रवास कार्यक्रम के तहत रोजाना प्रत्येक गांव, क्षेत्र और नगर के प्रत्येक बूथों पर जाकर लोगों से फीडबैक लेंगे। बिल्कुल अपने नमो ऐप, अपने फोन में सब नमो ऐप। आज हमने अपने नगर में काली माता मंदिर से लेके और नरेश कारीगर जी के घर पे प्रवास करा और वहीं पे हमारे सारे बूथ जितने भी हमारे कमेटी के लोग थे, सब उनके साथ बैठ के हमने वहाँ पर मोदी जी की सारी उपलब्धियाँ गिनवाई और घर घर जाकर उन्हें सबको बताया, समझाया। और इसके बाद पास में एक मंदिर पर हम गए उनके साथ। वहाँ जाके हमने कई छात्राओं को सम्मानित करा। भाजपा की ओर से गांव चलो अभियान के तहत किच्छा विधानसभा के प्रभारी भारत भूषण चुग ग्राम सभा कोरिया चकोनी बूथ संख्या 14 पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाली लोकसभा में कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। PM मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 बार के कार्यकाल में PM मोदी के नेतृत्व में भारत बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा है। इस दौरान हरमीत सिंह कामरा, राजवंत सिंह, मनजीत सिंह, परमजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लोग सभी कार्यकर्ताओं की बूथ संयोजक से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री केंद्र के हों, प्रदेश के हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी परसों एक गांव में गए। हम लोग भी 9 तारीख को एक गांव किच्छा विधानसभा में, एक गांव चकोनी में घूमा पूरा दिन और उसके बाद शाम को बाद 2 सभाएं की, लगभग 50 लोगों की। हमने बताया कि क्या भारत, वैसे तो सबको जानकारी है, आजकल सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती भी रहती है, न्यूज़ के माध्यम से भी, लेकिन हमने फिर भी जाके अपने पत्रक बांटे और बताया कि मोदी जी ने कैसे सम्मान निधि शुरू की। आज तक कोई सम्मान निधि, जनधन खाते पूरे गाँव वालों ने पूछा क्यों खोले, मैंने कहा इसलिए खोले कि पहले खुद कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि मैं रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचता है। तो मोदी जी ने इसीलिए खाता खोला कि जो लाभार्थी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शफी एडवोकेट ने अपने मंगलौर कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस तरह हाल में ही 5 विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, इसी तरह रामविलास पासवान को भी भारत रत्न से नवाजा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में वह देश के 6 प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसीलिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना बहुत जरूरी है। अपने गुरुजी माननीय रामविलास पासवान जी पद्म भूषण प्राप्त हैंगे और लगातार 9 बार सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, एक विधायक रहे हैं और माननीय अटल बिहारी, माननीय एस.बी. देवगौड़ा और माननीय इंद्र कुमार गुजराल, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, जिन्होंने लगातार कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए काम किया है और वो जनता के मसीहा रहे हैं, राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, अगड़ों के, पिछड़ों के, दलितों के, आम जनता के मसीहा रहे हैं और देश के विकास में, देश की राजनीति में उनका एक बहुमूल्य योगदान रहा है। और एक आम परिवार से आकर उन्होंने इतनी तरक्की की और जो देश के सहयोग में। राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में रिक्त पड़े टेक्नीशियन के पदों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 16 नए टेक्नीशियन नियुक्त किए हैं। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से टेक्नीशियन नियुक्त किए गए हैं और एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन नए टेक्नीशियनों को नियुक्ति वितरित किए हैं। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से कुछ टेक्नीशियनों की जो है नियुक्ति हुई है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा इनका जो है नियुक्ति पत्र का जो है वितरण हुआ था और एक समारोह में। और अभी इनकी नियुक्ति हमारे यहाँ पर कई विभागों में जो है पद खाली थे, जैसे ओटी टेक्नीशियन हैं और जैसे रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हैं और फिजियोथेरेपी है। तो इन विभागों में जो है अभी हमें जो है कुछ टेक्नीशियन मिल जाएंगे। ये टेक्नीशियन जो है मेनली जो जितने भी उपचार होते हैं, हमारे चिकित्सक जो उपचार करते हैं और उनके साथ जो है ये सहयोग करते हैं और इनके अपने अपने फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं, जितने भी टेक्निकल संवर्ग हैं हमारे। तो मुझे लगता है कि दून चिकित्सालय में इनके नियुक्ति से जो है। भारत नेपाल सीमा बनबसा बॉर्डर पर एसओजी पुलिस टीम ने 25 किलो चरस के साथ 2 लोगों को होंडा सिटी कार के साथ गिरफ्तार किया है। कार की बॉडी के नीचे बॉक्स में चरस की बड़ी खेप लाई जा रही थी। नशा तस्कर उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के दातागंज के निवासी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अभियान चला है कि उत्तराखंड को फ्री ड्रग्स किया जाए, इसमें हमारे एसपी महोदय द्वारा बार बार हर समय एसओजी टीम या अन्य को निर्देशित किया जाता है कि इसे नशा मुक्त किया जाए। इसी तहत में जो है कल 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरफ मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई, जिसका अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख कीमत है। तो इनको पकड़ने में हमारी टीम। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा कोतवाली के अंतर्गत थाना झनकैया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 वाहन और अन्य सामान सहित गिरफ्तार किया और संबंधित धाराओं में अभियोग दर्ज कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में और पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर और क्षेत्राधिकारी खटीमा के निर्देशन में झनकैया थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, बिजली के लोहे और एल्यूमिनियम के 338 कटे तार, 1 बोलेरो, 1 मारुति वैन बरामद की है। पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर महोदय के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए पूरे संपूर्ण जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है
उपरोक्त अभियान के अंतर्गत आज प्रातः झनकैया पुलिस द्वारा लोहिया हेड रोड रुमाल द्वार के पास बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। 2 संदिग्ध वाहन आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उपरोक्त वाहन चालकों द्वारा वाहन को रोककर भागने का प्रयास किया गया, जिन पर उनको पीछा करते हुए उनको पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया और उनसे गाड़ियों की तलाशी करने पर उनके गाड़ियों से चुराए हुए बिजली के तार प्राप्त हुए, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो लोहिया हेड क्षेत्र से ही बिजली के तार चोरी करके ला रहे थे। उनकी जामा तलाशी में दोनों अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्त, एक का नाम अनिल है, एक का नाम रजवंत है, दोनों सितारगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके विरुद्ध थाना आजा में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर। श्रीनगर क्षेत्र में गुलदार की दहशत के बीच वन विभाग को सफलता मिली है। यहां ग्लास हाउस मोहल्ले में एक मादा गुलदार शावक वन विभाग के पिंजड़े में बीती रात कैद हो गया, जिसे वन विभाग की टीम नागदेव रेंज ले आई। मादा गुलदार शावक आदमखोर है या नहीं, इसका पता गुलदार की सैंपलिंग करवाने के बाद ही वन विभाग को लग पाएगा। डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग अनिरुद्ध स्वाप्रिल ने बताया कि गुलदार शावक आदमखोर है या नहीं, इसका पता लगने तक वन विभाग टीम की गश्त और शिकारी दल गुलदार प्रभावित क्षेत्र में तैनात रहेंगे। उसके पश्चात हम लोगों ने क्षेत्र में 3 पिंजरे लगा दिए थे। उसी क्रम में जो है कल 10 तारीख को रात के समय में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। अभी जब उसको हम लोग देख रहे तो ये मादा गुलदार है। एग्जैक्ट उम्र अभी बताना उचित नहीं होगा। इसकी जो है हम लोग जब सैंपलिंग करेंगे उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या ये वही गुलदार है, और जब तक हमारी सैंपलिंग कंप्लीट नहीं होती हम लोग गुलदार को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारी गश्त और बाकी जो भी कार्रवाई हमारी चल रही है वो निरंतर रूप से चलती रहेगी।